मित्रों नमस्कार। मैं मनोज कुमार गुप्ता कानपुर से एक बार फिर से आपके समक्ष उपस्थित हूँ। दिव्यांगों को समर्पित दिव्यांगम चैनल, सकलांगों के द्वारा समर्थित दिव्यांगम चैनल, हर सभी का लोकप्रिय दिव्यांगम चैनल पर। जैसा कि आपको पता है, मैं किसी न किसी साहित्यिक विधा को लेकर आपके समक्ष आता हूँ। कभी कविता सुनाता हूँ, कभी यात्रा संस्मरण सुनाता हूँ। आज एक अलग तरीके की विधा लेकर आया हूँ। निश्चित रूप से शायद आप आनंदित होंगे। मेरे हाथ में एक पुस्तक है और जिस पुस्तक का मैं आपसे परिचय कराना चाहता हूँ, पुस्तक का नाम है वाग्दत्ता। शायद है आपको उल्टी नज़र आ रही होगी, दिख रही होगी या नहीं। ये पुस्तक है जिसका नाम है वाग्दत्ता। और इससे भी एक ख़ास बात मैं जो बताना चाह रहा हूँ, इस पुस्तक को लिखा है आदरणीय श्रीमती मंजू मिश्रा ने, जो कि केंद्रीय विद्यालय में अंग्रेजी की शिक्षिका है और एक लब्ध प्रतिष्ठित कहानीकार हैं। और उनकी ये पहली पुस्तक है जिसको कि साहित्यिक गलियारे में काफ़ी लोकप्रियता मिल रही है। इस पुस्तक को बुक्स क्लिनिक के द्वारा प्रकाशित किया गया है और ये पुस्तक विभिन्न जो ऑनलाइन साइट्स हैं, अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट्स, इन सभी पर ये पुस्तक अवेलेबल है, उपलब्ध है, जहाँ से आप इसको प्राप्त कर सकते हैं। मैं इस पुस्तक के बारे में क्या कहूँ, आज तो मैं आपको इसकी एक कहानी सुनाऊंगा, लेकिन इस पुस्तक के बारे में कुछ सुनाने से पहले मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि इस किताब में 4 कहानी है: आमंत्रण या अपेक्षा, वाग्दत्ता, अहम के अंतर्द्वंद, प्रेम और विवाह। चारों ही कहानियाँ अपने आप में एक सामाजिक ताने बाने को बुनती हैं, जिसमें एक सामान्य सी बातचीत है। और पुस्तक को पढ़ने से आपको निश्चित रूप से ऐसा प्रतीत होगा, पहला अक्षर पढ़ेंगे और आप तभी इसे छोड़ेंगे जब आप इसको आखिरी तक कर देंगे। जहाँ तक मैंने अभी इसकी कहानियों को पढ़ा है, मैंने तो यही महसूस किया है। एक सामान्य सामाजिक मध्यवर्गीय परिवार के घराने से जुड़ी हुई कहानियाँ, जो अपने आप में न केवल अच्छी इंटरेस्टिंग कहानियाँ हैं, बल्कि एक मैसेज गिविंग, संदेश भी देती हैं। वैसे तो ये साहित्यिक गलियारे में काफ़ी फेमस है, लेकिन रिकमेंडेशन मैं ज़रूर करूँगा कि वाग्दत्ता को आप लोग ज़रूर पढ़ें। और अगर किसी को लेने में और मंगाने में किसी प्रकार की परेशानी हो तो वो उसके बारे में मुझे बताएं। मैंने जो कहानियाँ पढ़ी हैं, पहली जो पढ़ी थी मैंने, आमंत्रण या अपेक्षा, इसमें एक प्रिय माधव जी को एक पत्र और उनको दिया गया संदेश, मतलब पढ़ेंगे अगर हम आपको सारी बातें खोल देंगे तो आपको लेने में इंटरेस्ट थोड़ा कम रहेगा। और दूसरी कहानी जो वाग्दत्ता है, जिसके नाम पर ये किताब है, और तीसरी कहानी है अहम के अंतर्द्वंद, और चौथी कहानी जो है प्रेम और विवाह। मैं कुछ कहानी का हिस्सा आपको पढ़ता हूँ। निश्चित रूप से ये कहानी मैं तो चाहूँगा कि मैं पूरी पढ़ के आज आपको सुनाऊँ। अगर कुछ रह जाता है तो अगले एपिसोड में हम आपको इस कहानी के बारे में और बताएंगे। इसमें एक के बारे में कुछ कहा जा रहा है कि देखो बेटा, तुम परेशान मत हो, मैं हूँ ना, तुम्हारे साथ जो होगा देखा जाएगा। अगर आपको सही लगता है तो तुम कोर्ट मैरिज कर लो, माता पिता अभी नहीं मानेंगे तो कुछ साल बाद मान जाएंगे, सब कुछ ठीक हो जाएगा। प्रेम विवाह में आने वाली परेशानियाँ, यहीं से शुरुआत होती है। मैं किचन में चाय बनाते हुए सब कुछ आवाज़ें सुन रही थी। ये किससे बातें कर रही हो आप? तुम्हारी बेटी से। क्या पूछ रही थी वह, और आप क्या समझा रहे थे उसे? कुछ नहीं, बस कह रही थी कि विहान के माता पिता इस रिश्ते पर अभी राजी नहीं है, जबकि श्रेया और विहान शादी करना चाहते हैं। पिछले 2 सालों से एक दूसरे को जानते हैं, एक ही हॉस्पिटल में दोनों काम करते हैं और एक दूसरे को अच्छी तरह समझते हैं। फिर रहना तो उन दोनों को ही साथ है। नहीं मानते माता पिता तो क्या, कुछ समय बाद मान जाएंगे, फिर हम तो अपनी बेटी के साथ हैं ही। ये एक प्रेम विवाह में आने वाली समस्याएं हैं। जो समस्याएं आती हैं, पहले ही पैराग्राफ से इस बात के बारे में पता चल रहा है। एक पिता अपनी बेटी की माँ से इस बात को शेयर कर रहे हैं। कैसी बात कर रहे हो आप? क्या विवाह सिर्फ 2 व्यक्तियों का मिलन है? क्या सिर्फ एक संबंध का नाम है विवाह, या फिर कई संबंधों के साथ जुड़ने का नाम है विवाह? मैं बोल पड़ी। पत्नी ने प्रतिरोध किया कि विवाह के बारे में देखो, तुम अपनी मास्टरनी टाइप आदर्श विचारधारा का राग मत लापो। समय बहुत आगे निकल गया है।
देखा जाए तो बहुत कुछ बदल गया है। और फिर तुम ऐसी बात कैसे कर सकती हो? भूल गई क्या? हमने तो आज से 27 साल पहले ये प्रेम विवाह में आने वाले जो संकट होते हैं उनके बारे में ये कहानी चल रही है, आपको अच्छी लग रही होगी। कोर्ट मैरिज करी थी। ये माता पिता जो हैं, जो बता रहे हैं अपनी बेटी के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, उन्होंने भी कोर्ट मैरिज करी थी। क्या नहीं मिला तुम्हें? सुख समृद्धि संपत्ति सब कुछ तो दिया तुम्हें माँ बाबूजी ने। हाँ, सब कुछ मिला। तुम्हारे शब्दों में सब पर सच बताना, क्या माँ बाबूजी मुझे सच में अपना पाए थे? ये अपनी बेटी के कोर्ट मैरिज के बारे में बात कर रहे हैं और ये शंका जाहिर की जा रही है, क्या अपना पाए थे? कितने साल लगे थे बाबूजी को मुझे बहू कहकर पुकारने में, और तुम्हारी अम्मा को तो तुम्हारी तयशुदा शादी को भूलने में। वर्षों तक उस लड़की की फ़ोटो अम्मा बक्से में रखी रही। होली दिवाली कपड़ों को धूप लगाते मैंने देखी। हर त्यौहार पर उनका ताना, आज वहाँ शादी करी होती तो घर भरा होता, यहाँ तो कोई भुंजी भांग लाने वाला नहीं है। कितने साधारण शब्दों में बात कही गई है। मतलब एक प्रेम विवाह जिससे हो गया, और पुराने लोग किस तरीके से इसी तरीके की बात करते हैं। भबक पड़ी थी मैं। तो तुम क्या कहना चाहती हो? जब देखो तुम पुरानी बातें उखाड़ कर कोई ना कोई बहाना बनाकर लड़ने लगती हो। और तो और मैं देख रहा हूँ, जब से श्रेया ने बिहान से शादी करने का फैसला किया है तुम कुछ ज़्यादा ही ऑब्सेसिव होती जा रही हो। पता नहीं क्या हो गया है तुम्हें, लगता ही नहीं तुम वही अनुराधा हो जो मेरे साथ कक्षा 6वीं से 12वीं तक पढ़ी थी। मेरी हर शरारत में, हर सफलता असफलता में मेरे साथ खड़ी रही, जिसको मैंने अपने से ज़्यादा माना, विश्वास किया। कभी कभी लगता है तुम्हें काउंसलिंग की ज़रूरत है। एनीवे, तुम्हें तो कॉलेज जाना है और मुझे कोर्ट, पर आज शाम को मैं तुमसे ज़रूर बात करूँगा। आई एम नॉट गोइंग टू बेयर एनी मोर। ये एक पति पत्नी आपस में अपनी बेटी की शादी के लिए डिस्कशन कर रहे हैं, और इन्होंने भी 27 साल पहले कोर्ट मैरिज करी थी, और वो अपने अनुभवों से अपनी बेटी को क्या देना चाहते हैं इस कहानी में यही बताया जा रहा। आगे बढ़ते हैं। उस दिन सारा दिन मैं उलझी रही, अतीत और वर्तमान के ताने बाने में। किसी तरह कॉलेज खत्म हुआ और मैं घर आ गई। धीरे धीरे तैयार कर रही थी अपने आप को। आज मैं वर्षों की भड़ास को निकाल के रहूँगी। नहीं चाहती थी कि मेरी बेटी एक अनवांटेड गेस्ट या इंट्रूडर की तरह अपने ससुराल में प्रवेश करे। उस दिन शाम का इंतज़ार मुझे तुमसे भी ज़्यादा था। 8 बजे तक आने के बाद रोज़मर्रा की ज़िंदगी में ये तो शायद सुबह की बात को भूल भी गए थे, पर मैं कहाँ भूलने वाली थी। कुछ सोच सोच कर मैंने बात शुरू कर ही दी थी। आप कहते हैं ना, मुझे काउंसलर की ज़रूरत है। मैं ऑब्सेसिव होती जा रही हूँ। कुछ घंटे के लिए ही सही, आप ही मेरे काउंसलर बन जाइए। और मैं चाहती हूँ आप बिना कुछ बोले सिर्फ मुझको सुने, प्लीज़। आज बहुत हिम्मत करके, जबकि इस छत के नीचे हम दोनों के सिवा कोई नहीं है, बोल पा रही हूँ। मैं उस अनुराग से बात करना चाह रही हूँ जिसको मैं, तुम कहती थी, नाम लेती थी, जो मेरा बहुत अच्छा दोस्त था, जिसके लिए लॉ करते समय मशहूर था कि अगर ये केबीसी में जाएगा तो फ़ोन अ फ्रेंड में अनुराधा से ही बात करेगा। ये दोनों पति पत्नी बात कर रहे हैं उसके बारे में, जिन्होंने 27 साल पहले भी कोर्ट मैरिज करी थी, जिसके प्रैक्टिकल फाइल्स में मेरी हैंडराइटिंग होती थी, जिसको एग्ज़ाम में नकल कराने के चक्कर में मेरी बी शीट उसी के पास रह गई थी, और बाद में एक टीचर का चांटा जो उसने यह कहकर मारा था, इश्क का भूत सर से उतरेगा तब समझ में आएगा कि रियल लाइफ क्या है। उस सेंट जोसेफ के कक्षा 8वीं A में मेरा एडमिशन हुआ था। पापा की पोस्टिंग झांसी हो गई थी, और तुम उस स्कूल के पुराने छात्र थे। नए पुराने का क्लैश तो होता ही है। मुझे याद है कि पापा मुझे कक्षा तक छोड़ने आए थे, और मैं स्कूल यूनिफॉर्म में पापा का हाथ पकड़े हुए कक्षा में आई थी। पता नहीं क्यों उस नए स्कूल में मुझे घबराहट हो रही थी, और मैं रोने लगी थी, और सारी कक्षा हंसने। हमारी कक्षा अध्यापिका मिसेस दास ने मुझे चुप कराया, फिर मॉनिटर से मिलवाकर नोटबुक स्टेशनरी याद दिलवाई थी। छोटे बच्चे भी रैगिंग करते हैं अपने ढंग से। उसके बाद 1 हफ्ते तक जैसे ही मैं कक्षा में घुसती, किसी न किसी लड़के के रोने की आवाज़ के साथ मेरा स्वागत होता। बच्चे चिल्लाते थे। फिर एक दिन मैंने निश्चय किया कि मैं ये बात अपनी कक्षा टीचर से कहूँगी, और फिर वही किया। सभी को डांट पड़ी। यह तो पता ही नहीं चला यह काम कौन करता था, पर रोना बंद हो चुका था। धीरे धीरे मैं उस कक्षा में एडजस्ट होती जा रही थी, और मेरी गिनती कक्षा के अच्छे बच्चों में होने लगी थी। ये तो बाद में 12वीं की फेयरवेल में तुमने बताया कि वो रोने की एक्टिंग तुम ही करते थे।
ये एक अपने रिलेशनशिप को किस तरीके से एक्सप्लेन किया जाता है ये बता रही है। उन दिनों हम लड़के लड़कियां कक्षा में पढ़ते तो साथ थे, पर आपस में बहुत कम बात करते थे। ये अलग बात है कि टीचर से चुगली करने पर लड़ाई और परीक्षा में एक दूसरे की सहायता निस्वार्थ भाव से करते थे। ऐसा ही उस दिन भी हुआ जब फाइनल एग्जाम में अंग्रेजी का पेपर आया था। राइट 8 to 10 लाइन्स ऑफ एनी ऑफ द फॉलोइंग पोएम। मैं तुम्हारे आगे की सीट पर बैठी थी, तुम भी सीट लेने के बहाने उठे और कहा क्वेश्चन 8 मैंने सुन लिया, क्वेश्चन 8 मैंने सुन लिया, और फिर प्रश्न पत्र के पीछे मैंने पूरी पोयम लिखकर इशारा मतलब पोयम पूरी दे दी और कह दिया कि तुम इससे नकल करके आगे बढ़ सकते हो। ये उनके पुराने एक्सपीरियंसेस चल रहे हैं श्रेया के मम्मी पापा के किया। और तुम डाउट पूछने के बहाने खड़े हो गए और मेरा क्वेश्चन पेपर लेकर चले गए। तुम्हें याद हो ना हो, पर मुझे आज भी वो पोयम पूरी याद है, माउंटेन एंड द स्क्वेरल। आप सभी ने पढ़ी होगी, माउंटेन एंड द स्क्वेरल, हैड ए क्वेरल। एक हाई स्कूल में ये कविता थी, बहुत लोगों ने पढ़ी थी। बस उसके बाद हम 7वीं में आ गए। तुम अपनी रो में और मैं अपनी रो में बैठते थे। तुम साइकिल से अपने दोस्तों के साथ आते थे और मैं डिब्बे वाले रिक्शे में अपनी सहेलियों के साथ स्कूल के लिए जाती। उस एक सड़क पर हमारा और तुम्हारी साइकिल अक्सर टकराते थे। ये अपने अनुभवों को बता रही है, जो मास्टरनी है, जो श्रेया की मदर है, श्रेया के पापा से, जो विहान से शादी करना चाहती है। वो आपस में एक दूसरे से अपनी बातों को याद कर रहे हैं। मैं एक अच्छी अनुशासित लड़की थी और प्रॉपर यूनिफॉर्म में स्कूल आती थी। और फिर एक दिन प्रातःकालीन प्रार्थना सभा में मुझे अपने कक्षा 7वीं के सारे सेक्शन के बेस्ट यूनिफॉर्म का बैज मिला था। एक हफ्ते के लिए मैं बहुत खुश थी और तुम मुंह फुलाए घूम रहे थे। बाद में मालूम पड़ा कि इससे पहले कई बार यह बैज तुमको मिल चुका था, पर इस बार बाजी मैं मार ले गई। अगले दिन जब मैं डिब्बे वाले रिक्शे से तुम और अपने दोस्तों साहिल को साइकिल पर बिठाए दूसरे और दोस्तों के साथ रिक्शा के आगे चल रहे थे, तुम्हारे पीछे बैग पकड़े बैठा साहिल तेजी से शायद हम सबको सुनाते हुए बोल पड़ा, यार तुम भी थोड़ा रो लेते तो तुम्हें भी बैज मिल जाता। चलाने वाला बात है, ऊँ करके रो लेते। और फिर तुम्हारा पूरा ग्रुप बहुत तेजी से ठहाका लगाकर हंस पड़ा। इसके बाद तो हम सारी लड़कियों की इज्जत पर बन आई। प्रार्थना सभा से ही 2 गुट बन गए, एक तरफ सारी लड़कियां और दूसरी तरफ सारे लड़के। दोनों तरफ के सेनापति लड़ने लगे, हम रोते हैं तो तुम सब परीक्षा में रोते हो, चीटिंग करते हो, अलग अलग तरीके से एक दूसरे को समझाने की बात। अब ये सारी बात हम कक्षा अध्यापिका को बताएंगे। बात पर बात बढ़ती गई और कक्षा अध्यापिका के कानों तक भी पहुंची। सारे लड़कों को कान पकड़कर खड़ा कर दिया गया। साहिल ने मुझसे सॉरी बोला, पर इस घटना के बाद हम एक दूसरे के दुश्मन बन गए। कक्षा में रोज एक नया ड्रामा होने लगा। सभी लोगों को, जो भी मेरी कहानी को ध्यान से सुन रहे होंगे, उनको अपनी अपनी कक्षा में की गई शैतानियाँ और बातें याद आ रही होंगी। मैंने पहले ही कहा था, कहानी सभी लोगों के जीवन से जुड़ी हुई हो सकती है और सामान्य सी कहानी है। सबसे ज़्यादा मुसीबत उस दिन आई जब प्रार्थना सभा में सारे कार्यक्रम हमारे कक्षा को प्रस्तुत करने थे और सारे लड़के जिनकी प्रतिभागिता थी गायब थे। उस दिन कक्षा अध्यापिका समेत हम सबको डांट पड़ी थी। बाद में देखा तो लेट का बहाना करके गेट के बाहर खड़े थे। लंच के बाद जब कक्षा में लौट कर आए तो ब्लैक बोर्ड पर एक कार्टून बना था, जिसमें एक लड़की रोती हुई खड़ी थी और दूसरी तरफ हा हा लिखा था। कक्षा मॉनिटर ने ऐसे साफ कर दिया था जैसे था ही नहीं। सीज फायर हो गया। इसी तरह से हाफ ईयरली फाइनल और टेस्ट होते हुए हम 8वीं कक्षा में आ गए। उस बार 7वीं कक्षा में किसी लड़की ने किसी लड़के को नकल नहीं कराई थी और ना ही चुगली की थी। 8वीं में आने पर सेक्शन को समायोजित किया गया। जिन बच्चों ने म्यूजिक चुना था सारे ए सेक्शन में थे और मैं भी। तुम 8वीं सी में रहे क्योंकि तुमने स्पोर्ट्स लिया था। SUPW आर्ट्स और गेम्स के पीरियड में हम लोग म्यूजिक सीखते थे और तुम फुटबॉल या स्केटिंग की प्रैक्टिस करते थे। अब हम सभी टीनेज हो गए थे, थोड़े बड़े भी, तभी तो कई बार कुछ कमेंट्स पास कर ही दिया करते थे। दिवाली पर पापा ने मुझे नई साइकिल दिलाई थी जिससे मैं स्कूल जा सकूं। दिवाली की छुट्टियों के बाद मैं अपनी नई चमचमाती साइकिल से जा रही थी। कुछ जोश में शायद साइकिल दिखाने के चक्कर में मैं घंटी बजाती हुई तुम सबको किनारे क्रॉस करती हुई आगे बढ़ी और फिर पीछे से आवाज़ आई, अरे सारे
सारे गए माँ साइकिल पे, बच के निकलो कहीं ऊ ना हो जाए, मतलब रोने वाली चिल्लाने वाली आवाज़। सुनकर गुस्से से लाल हो गया था मेरा चेहरा। मैंने भी सोच लिया कि आज साहिल और अनुराग को बैग समेत ना गिराया तो मेरा नाम भी अनुराधा नहीं। पूरे दिन में सोचती रही क्या करूं। छुट्टी की घंटी बजी, साइकिल स्टैंड पर खड़ी होकर इंतज़ार करने लगी कि कब तुम और तुम्हारा करियर दोस्त निकले और फिर तुम आगे। मैं तुमसे थोड़ी दूर पीछे पीछे, मैं तेज़ी से साइकिल बढ़ाई मैंने, और उस मोड़ पर जहाँ पर घूमना था, इससे पहले कि तुम देख पाते, साइकिल समेत तुम दोनों सड़क पर थे। कुछ दूर जाकर मैंने साइकिल रोकी और पीछे मुड़कर देखा, फिर बोली, चोट लग गई ना, अब तुम भी मेरी तरह रो। तुम दोनों सड़क पर बैठे मेरा मुंह देख रहे थे और मैं भाग ली। उस दिन घर लौटकर जितनी खुशी हुई थी उतनी कभी नहीं हुई। अगले दिन मैं आत्मविश्वास से भरी हुई थी और मुस्कुराती गुनगुनाती हुई जा रही थी। जानती थी कि इतनी हिम्मत तुम में नहीं कि स्कूल की सड़क पर किसी लड़की को गिरा सको। खैर, उस दिन प्रार्थना सभा का नज़ारा कुछ अलग सा था। धीमे धीमे आवाज़ें आ रही थी, सारे सेक्शन के लड़के आपस में धीमे धीमे बात कर रहे थे। लंच के बाद मैंने कुछ सीनियर लड़के भी जुड़ गए। यही हाल छुट्टी के बाद साइकिल स्टैंड का था। मैं चुपचाप साइकिल उठाकर चलती बनी। अगले दिन प्रार्थना सभा के शुरू होते ही पटाखे बजने शुरू हो गए। एक के बाद एक चारों विंग के पटाखे की आवाज़ें आ रही थी। अगल बगल तो सभी शांतपूर्वक हाथ जोड़े प्रार्थना कर रहे थे। सारे बच्चों को वहीं बैठा दिया गया। प्रीफेक्ट्स और टीचर्स सर्च में लग गए। उसके बाद कक्षाओं और स्कूल बैग्स की चेकिंग शुरू हो गई। हम सब चुपचाप बैठे थे कि किस लड़के की सामत आती है। अचानक ही घोषणा हुई, कक्षा 8वीं आ की सारी लड़कियां यहीं रुकेंगी। हम सब चौंक गए और बाद में मालूम पड़ा कि मेरे और 4 लड़कियों के बैग में पटाखे, माचिस और अगरबत्ती पाए गए थे। नाम लेकर हमें स्टेज में बुलाया गया। बहुत डांट पड़ी, हमसे माफ़ी मंगवाई गई। हमारे पास अपने सही होने का सबूत भी नहीं था। हम चारों बहुत रोए, लंच भी नहीं किया। जब कक्षा में लौटे तो ब्लैक बोर्ड पर लिखकर इस तरह मिटाया गया था कि पढ़ भी लें और हैंडराइटिंग समझ में आए। आगे की कहानी हम आपको आगे बताएंगे, सुनाएंगे। यहाँ तक आप सुनिएगा और ध्यान से देखिएगा। इंतज़ार करिएगा मेरी अगली एपिसोड का। धन्यवाद।